तो आज हम लोग सिंधु घाटी कल के वीडियो में हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताओं के बारे में हमने बात किया था। आज हम जो कुछ स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के बचे हुए हैं उन स्थलों की चर्चा करने के बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन पे बात करेंगे। तो वही जो हमारा कल का स्रोत था, ये महेश कुमार बर्णवाल जी की पुस्तक है और ये जो हमारी पुस्तक है मनोहर पांडे की एक पुस्तक है और एस के पांडे जी की पुस्तक है। यही हमारा स्रोत है और ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये रामबाण पुस्तकें होती हैं। और साथ ही हमारे पास ये दृष्टि का नोट्स है और उसके बाद हमारा खुद का लिखा हुआ एक नोट्स है और वही हमारा स्रोत है। तो उसमें से जो हम लोग अगला जो कल तक हमने जो स्थल देखा था रंगपुर के बारे में बात किया था, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं आलमगीरपुर के बारे में बात करेंगे जो कि मेरठ में स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में इसका उत्खनन करवाया था। तो आलमगीरपुर की बात कर लेते हैं। जो स्थल है हम लोगों का अगला वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर है और इसका जो खोज हुआ है, इस स्थल का जो खोज हुआ है आलमगीरपुर का, वो हुआ है 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में आलमगीर की खोज या आलमगीर नामक सैकड़ों पुरा स्थल का उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता। इसके बाद हम लोग ये नदी की चर्चा करेंगे और उसके बाद यहाँ से जो स्रोत प्राप्त हुए हैं या जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से, इसके बारे में बात करेंगे। तो आलमगीरपुर की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 ईस्वी में किया था। खोज इसका 1958 ईस्वी में हुआ था और जो खोज करता है वो है यज्ञदत्त शर्मा। ये जो स्थल है ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है और हिंडन नदी है उत्तर प्रदेश में। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों में आलमगीरपुर से प्राप्त हुआ है मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी। मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी, ये दिया हुआ है महेश कुमार बर्णवाल की पुस्तक में। ये सिर्फ यहाँ पे एक साक्ष्य देखने को मिल रहा है और जो मनोहर पांडे की पुस्तक है आलमगीरपुर के संदर्भ में रोटी बेलने की चौकी, कटोरे के टुकड़े, रोटी बेलने की चौकी प्राप्त हुई है। रोटी बेलने की चौकी, कटोरे के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। कटोरे के टुकड़े यहां से प्राप्त हुए हैं आलमगीरपुर से। इसके बाद अगला जो साक्ष्य है यहाँ से वो है गंगा यमुना दोआब का पहला उत्खनित स्थल है। ये इसकी विशेषता है कि ये गंगा यमुना दोआब की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में अगर किसी स्थल का पहली बार उत्खनन कराया गया है तो वो है आलमगीरपुर। और इसके बाद अगला स्थल जो हम लोगों का है वो है सूतकागेन डोर। सूतकागेन डोर अगला स्थल है। 3-4 स्थल हम लोगों के और बचे हैं। इसकी चर्चा करने के बाद हम लोग आज सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन पे बात करेंगे। आलमगीरपुर के बाद हम लोग अगर बात करें अगला जो स्थल है वो है सूतकागेन डोर।
सूतका गेंडोर। जो सूतका गेंडोर स्थल है, इसका खोज ऑरेल स्टाइल महोदय ने किया था 1927 ईस्वी में। जो खोज हुआ था इसका 1927 ईस्वी में हुआ था, और खोजकर्ता है वो ऑरेल स्टाइल है। ऑरेल स्टाइल द्वारा सूतका गेंडोर का उत्खनन कराया गया था, और ये है दास्क नदी के किनारे पे स्थित है, बलूचिस्तान के पाकिस्तान में। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है दास्क नदी के किनारे, और ये कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। तो ये जो सूतका गेंडोर है, इस सूतका गेंडोर नामक पूरा स्थल का उत्खनन सन 1927 ईस्वी में कराया गया था, और जो उत्खनन करता है वो है ऑरेल स्टाइल महोदय। और ये जो स्थित है वो दास्क नदी के किनारे स्थित है, और ये दास्क नदी कहाँ पे बहती है? तो ये दास्क नदी बहती है पाकिस्तान में। इसके बाद हम लोग सूतका गेंडोर के संदर्भ में जो यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हम साक्ष्यों की अगर बात करें तो इसमें है सूतका गेंडोर के संदर्भ में कि 3 संस्कृतियों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो 3 संस्कृतियों के साक्ष्य हमें सूतका गेंडोर से प्राप्त होते हैं। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं सूतका गेंडोर नामक सैंधवपुरा स्थल से। इसके बाद अगला जो इसका जो साक्ष्य है, यहाँ से प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव का चित्र। अगला जो स्थल है, जो इसका साक्ष्य है, मानव अस्थि राख से भरा बर्तन। मानव के अस्थि राख से भरा बर्तन। अस्थि राख से भरा बर्तन। ये अस्थि राख से बना भरा हुआ जो बर्तन प्राप्त होता है, ये कहीं न कहीं इस बात की ओर संकेत करता है कि यहाँ पे जो सूतका गेंडोर है, सिंधु घाटी सभ्यता में सूतका गेंडोर में कलश शवाधान जैसी कोई व्यवस्था उपस्थित रही होगी, तभी यहाँ से अस्थि राख से भरा हुआ बर्तन प्राप्त हुआ है। तो इस अस्थि राख से भरा ये बर्तन प्राप्त होने के आधार पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कलश शवाधान, किसी भी सदस्य की मृत्यु के बाद उसको जलाकर उसके राख को किसी बर्तन में रख के उसको दफनाया जाता था या बहाया जाता होगा, तभी ये अस्थि राख से भरा बर्तन यहाँ से प्राप्त हुआ है। अर्थात यहाँ पे सूतका गेंडोर से हमें किस बात का साक्ष्य मिलता है? तो सूतका गेंडोर से हमें इस बात का साक्ष्य मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कलश शवाधान प्रक्रिया भी व्यवस्था में उपस्थित थी। उसके बाद जो अगला साक्ष्य है सूतका गेंडोर से, वो बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य। बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होता है? तो बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है सूतका गेंडोर से। और ये सूतका गेंडोर स्थित कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में दास्क नदी के किनारे है। इसका उत्खनन किसने करवाया था? तो इसका उत्खनन करवाया था ऑरेल स्टाइल महोदय ने। और ये जो उत्खनन किस सन में कराया गया था? तो 1928 ईस्वी में इस स्थल का 27 ईस्वी में इस स्थल का उत्खनन करवाया गया था। उसके बाद जो यहाँ पे साक्ष्य है मनोहर पांडे की बुक में सूतका गेंडोर के संदर्भ में, नदी की तटीय व्यापारिक चौकी, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी की बनी चूड़ियां। तो यहां से मिट्टी की बनी चूड़ियां भी प्राप्त हुई हैं। मिट्टी की
बनी चूड़ियां यहाँ से प्राप्त होती हैं। इसके बाद जो है मिट्टी की बनी चूड़ियां, इसके बाद सूतका गेंडोर से तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त होती है। तो तांबे की कुल्हाड़ी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो सूतका गेंडोर से। एक और साक्ष्य के रूप में हम जोड़ लेते हैं, यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी हमें मिलती है। तांबे की कुल्हाड़ी, ये हो गया सूतका गेंडोर के संदर्भ में कुछ प्रमुख बातें। अब इसके बाद जो हम लोगों का अगला स्थल है यहाँ पे, वो है मांडा। मांडा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। जम्मू कश्मीर में अवस्थित चेनाब नदी के किनारे यह मांडा है। तो अगला स्थल जो हम लोगों का है वो है मांडा। मांडा का उत्खनन हुआ था 1982 ईस्वी में जगपति जोशी द्वारा। मांडा है, इसका स्थल का खोज हुआ था 1982 ईस्वी में और जगपति जोशी ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था। जो अगला बिंदु है वो ये है कि ये स्थल किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो यह स्थल जिस नदी के किनारे स्थित था वो है चेनाब, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में स्थित या बहने वाली नदी चेनाब के किनारे एक स्थल है, ये मांडा है। और मांडा का उत्खनन जगपति जोशी महोदय ने करवाया था सन 1982 ईस्वी में। और ये स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल की बात करें तो वो ये मांडा है, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल है। और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, अगर हम साक्ष्यों की बात करें तो मांडा से प्राप्त होता है चर्ट, ब्लेड, हड्डी के बाड़ाग्र। चर्ट, ब्लेड, हड्डी के बाड़ाग्र। तीर के आगे वाला जो नुकीला हिस्सा होता है वो यहाँ पे हड्डी से बनाया जाता रहा होगा, इसलिए यहाँ से हड्डी के बाड़ाग्र। बाड़ के आगे वाला हिस्सा, तीर के आगे वाला हिस्सा वो बाड़ाग्र होता है और वो यहाँ से प्राप्त होता है, और जो कि बना हुआ था हड्डी का। चर्ड प्राप्त होता है, ये चर्ड एक प्रकार का पत्थर है। ब्लेड प्राप्त होता है, ये पाषाण कालीन एक औजार है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है। तो एक पाषाण कालीन औजार वो है ब्लेड। पाषाण कालीन औजार एक ब्लेड है, और वो पाषाण कालीन औजार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है मांडा से। इसके बाद अगला जो साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है, यहाँ से मुहरों के साक्ष्य भी मिलते हैं। यहाँ से मुहरें प्राप्त होती हैं। मुहरें, इतना साक्ष्य तो हमें मिल रहा है देखने को महेश कुमार की पुस्तक से। मनोहर पांडे की पुस्तक में जो है मांडा के संदर्भ में ये मनोहर पांडे की पुस्तक में मांडा नामक पूरा स्थल की चर्चा नहीं हुई है। तो इसलिए हम लोग 2, 3, 4 पुस्तकों को लेकर चल रहे हैं कि अगर किसी पुस्तक में कुछ चीज छूट गई हो तो अगली पुस्तक में वो चीज मिल जाए। तो मनोहर पांडे की पुस्तक में इस बात का चर्चा नहीं है, मांडा के बारे में नहीं दिया गया है। तो अब अगला स्थल जो है वो है सूतका कोह। सूतका कोह के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये कुछ खास महत्वपूर्ण स्थल तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हम सूतका कोह के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ से साक्ष्य क्या क्या प्राप्त होते हैं।
अगला स्थल जो हमारा है वो है सूतका कोह। सूतका कोह का जो उत्खनन हुआ था, सूतका कोह का उत्खनन हुआ था सन 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में सूतका कोह का उत्खनन करवाया गया था। तो इस सूतका कोह नामक पुरास्थल का उत्खनन कराने वाले जो हैं वो जॉर्ज डेल्स हैं। जॉर्ज डेल्स महोदय ने ये सूतका कोह नामक पुरास्थल का उत्खनन करवाया था। जॉर्ज डेल्स महोदय ने करवाया था 1962 ईस्वी में। ये स्थित किस नदी के किनारे है? तो ये सादी कौर नदी के किनारे स्थित है, जो कि बलूचिस्तान में है। शादी कौर ये है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में एक नदी है शादी कौर, वहां पे ये सूतका कोह नामक पुरास्थल का उत्खनन करवाया गया है और ये उत्खनन करवाने वाले हैं जॉर्ज डेल्स। जॉर्ज डेल्स महोदय ने सन 1962 ईस्वी में शादी कौर नदी के किनारे स्थित सूतका कोह नामक पुरास्थल की खोज कराई, जहां से हमें प्राप्त होता है 2 टीले व मृद भांड के साक्ष्य। 2 टीले मृदभांड, 2 टीले और मृदभांड यहां से प्राप्त होते हैं। सूतका कोह के संदर्भ में सूतका कोह के संदर्भ में भी मनोहर पांडे की पुस्तक में देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। तो 2 टीले और मृदभांड यहाँ से प्राप्त होते हैं। हालांकि ये सूतका कोह नामक पूरा स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है वो कुछ खास महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है। इसके बाद जो है सुरकोटदा के बारे में बात कर लेते हैं, जो अगला स्थल है। अगला स्थल हम लोगों का है सुरकोटदा। सुरकोटदा का उत्खनन हुआ था सन 1964 ईस्वी में। सन 1964 ईस्वी में सुरकोटदा का उत्खनन करवाया गया था और ये उत्खनन करवाया था जगपति जोशी ने। उत्खननकर्ता कौन है? जगपति जोशी। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित पुरास्थल है। सुरकोटदा सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुरास्थल है और इसकी खोज हुई थी 1964 ईस्वी में। खोजकर्ता जो थे वो थे जगपति जोशी और ये स्थित किस नदी के किनारे है? तो ये स्थित है सरस्वती नदी के किनारे। इसका जो प्रमुख साक्ष्य है ये है गुजरात में स्थित कच्छ में। गुजरात के कच्छ में, गुजरात में स्थित है यह पुरास्थल। इसके बाद यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यहाँ से कलश शवाधान प्राप्त होते हैं, घोड़े की हड्डी प्राप्त होती है, तराजू का पलड़ा। कलश शवाधान यहां से प्राप्त होती है घोड़े की हड्डी व तराजू का पलड़ा आदि प्राप्त होता है इस सुरकोटदा नामक पुरास्थल से। तो ये हो गया जितनी भी पुरास्थल हैं, लगभग 15 पुरास्थल हैं महेश कुमार बटवाल की पुस्तक में। ये महेश कुमार बटवाल की पुस्तक में जितने पुरास्थल हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया।
और बाकी कुछ इससे अधिक पुरातन स्थल इसमें दिए गए हैं मनोहर पांडे की पुस्तक में। तो हमने हड़प्पा देख लिया, मोहनजोदड़ो देख लिया, सूतकागे डोर। आमरी हमने अभी तक नहीं देखा, जो कि ये महेश कुमार बर्णवाल की पुस्तक में नहीं है, मनोहर पांडे की पुस्तक में देखने को मिल रही है आमरी। तो अगला जो पुरास्थल है आमरी की चर्चा कर लेते हैं। तो अगला जो हम लोगों का पुरास्थल है वो है आमरी। आमरी है, आमरी सिंधु नदी के किनारे स्थित है, वो पाकिस्तान में है। एमजी मजुमदार ने 1929 में इसका उत्खनन करवाया था। ये आमरी, आमरी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुरा स्थल है। इसका उत्खनन 1929 ईस्वी में हुआ था। इसका उत्खनन 1929 ईस्वी में हुआ था एमजी मजुमदार द्वारा। 1929 ईस्वी में एमजी मजुमदार महोदय ने इसका उत्खनन करवाया था। और ये जो स्थित है आमरी, ये सिंधु नदी के किनारे है पाकिस्तान में। सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी पाकिस्तान में, पाकिस्तान में स्थित सिंधु नदी के किनारे यह आमरी नामक पूरा स्थल स्थित है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इसका उत्खनन सन 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में एमजी मजुमदार द्वारा कराया गया था। जॉर्ज एफ और डेल्स महोदय ने 1963 ईस्वी में इस पे पुनः कार्य करा था। तो 1963 ईस्वी में, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 1963 ईस्वी में जॉर्ज डेल्स महोदय ने इस पर पुनः अध्ययन या शोध कार्य करा था। जॉर्ज डेल्स के बाद जॉर्ज एफ ने 1979 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में जॉर्ज डेफ महोदय ने पुनः इसका विस्तार से उत्खनन करवाया था या अध्ययन करा था। तो इसके बारे में, आमरी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो तीन उत्खननकर्ता ने इस सभ्यता, इस पूरा स्थल का उत्खनन करवाया था। एमजी मजुमदार ने सन 1929 में इसका पहली बार अगर उत्खनन करवाया था आमरी का, तो 1929 में एमजी मजुमदार ने। उसके बाद इसी स्थल को फिर से, इसी स्थल का अध्ययन किया था या उत्खनन करवाया था पुनः 1963 ईस्वी में जॉर्ज डेल्स महोदय ने। उसके बाद अगले जो उत्खननकर्ता आते हैं आमरी के संदर्भ में, वो है 1979 में जॉर्ज डेफ महोदय। उसके बाद हम देखते हैं कि यहां से हमें साक्ष्य क्या प्राप्त होते हैं। यहां है ऐसा पहला स्थल है, ये ऐसा पहला स्थल है जहां से पूर्व हड़प्पा सभ्यता के चिन्ह तथा परवर्ती परिवर्तन के चरणों की पहचान हुई है। उसके बाद 12 सिंघा का नमूना यहां से देखने को प्राप्त होता है। 12 सिंघा का नमूना, 12 सिंघा का नमूना यहां से देखने को प्राप्त होता है। तो हम इसी आधार पर कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 12 सिंघा आदि पशुओं से परिचित रहे होंगे। यहाँ से 12 सिंघा के बारे में चर्चा मिलती है और यहाँ से पूर्व हड़प्पा के चिन्ह तथा परिवर्तन के चरणों की पहचान प्राप्त होती है यहाँ से। तो ये था आमरी के बारे में। उसके बाद हमने चन्हुदड़ो को देखा, कालीबंगा को देखा, कोट दीजी को देखा, रोपड़ को देखा, रंगपुर, सुरकोदड़ा, लोथल, आलमगीरपुर, धौलावीरा, राखीगढ़ी, बनावली, बालाकोट हमने अभी नहीं देखा है। तो बालाकोट, अल्लादीनो, कुड़ाल,
भगवानपुरा, संघोल, मिताथल, कुंताशी, ये सब प्रमुख और स्थल है। हालांकि ये सब जो स्थल है इसके आगे जो काफी इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखते हैं। तो अल्लाह दिलों से जो प्राप्त हुआ है, यहाँ से वितरण केंद्र, पत्थर की विशाल दीवार की नींव प्राप्त हुई है और सोने चांदी के आभूषण यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में 15-20 लगभग पुरा स्थल थे, इनके बारे में हमने चर्चा कर लिया, जो कि बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में। इसके बाद अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की बात कर सकते हैं अब। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की बसावट कैसी थी, वहां की जल निकासी प्रणाली कैसी थी, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखते हैं नगर नियोजन। नगर नियोजन अब देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन है वो आमतौर पे दो भागों में बटा होता था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। तो ये सभ्यता आमतौर पे दो भागों में बटा होता था। ये होता था पूर्वी टीला और एक होता था पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की बसावट होती थी। ये आम तौर पे इस प्रकार से नगरों की बसावट होती थी। हालांकि हमें अपवाद स्वरूप कई स्थल देखने को प्राप्त होते हैं, तो हम लोग अभी उसके जो अपवाद स्वरूप स्थल है उनकी भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो पूर्वी टीला होता था, वो पूर्वी टीला अपेक्षाकृत ऊपर होता था। जो पश्चिमी टीला है उसकी अपेक्षा पूर्वी टीला अधिक ऊपर होता था लेकिन छोटा होता था। पश्चिमी टीला नीचे होता था लेकिन बड़ा होता था। तो जो पूर्वी टीला है इसको गढ़ी या दुर्ग भी कहा गया। गढ़ी या दुर्ग क्षेत्र कहा गया। और जो पश्चिमी टीला है, पश्चिमी टीले को नगर क्षेत्र कहा गया। जो पश्चिमी टीला है वो ऊंचाई पर होता था और जो पूर्वी टीला है वो नीचे होता था और अपेक्षाकृत बड़ा होता था, जबकि जो पूर्वी टीला है वो ऊपर होता था और छोटा होता था। इसके बाद जो अगली विशेषता है हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है वो है, अगर हम लोग दुर्ग की बात करें तो यहां से दुर्ग और नगर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये सामान्यतः हड़प्पा सभ्यता का नगर दो भागों में विभाजित था। विभाजित होता था। ये आमतौर पे हमें दो भागों में विभाजित देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता का नगर। ये जो दो भाग है ये पश्चिमी टीला है और एक है पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला ये होता है पूर्वी टीला।
अगर पश्चिमी टीले की बात करें तो पश्चिमी टीला छोटा होता था। पश्चिमी टीला आकार में छोटा होता था या क्षेत्रफल में छोटा होता था पूर्वी टीला के अपेक्षाकृत। तो जो पश्चिमी टीला है वो आकार में छोटा होता था, ये होता था आकार में छोटा, लेकिन स्थित होता था ऊंचाई पे, अधिक ऊंचाई पे। अधिक ऊंचाई पे स्थित होता था। और ये जो पूर्वी टीला है, पूर्वी टीला अपेक्षाकृत बड़ा होता था और स्थित होता था कम ऊंचाई पे। कम ऊंचाई पे होता था और बड़ा होता था। जो टीला कम ऊंचाई पे होता था वो होता था आकार में बड़ा, और जो अधिक ऊंचाई पे होता था वो होता था आकार में छोटा। जो टीला कम ऊंचाई पे स्थित होता था और बड़ा होता था उसको पूर्वी टीला कहा गया, और जो टीला अधिक ऊंचाई पे होता था और छोटा रहता था उसको पश्चिमी टीला कहा गया। आमतौर पे देखा गया कि ये जो पश्चिमी टीला है, जो पश्चिमी टीला है ये दुर्गीकृत होता था, दुर्गीकृत होता था। पश्चिमी टीला दुर्गीकृत होता था जबकि पूर्वी टीला दुर्गीकृत नहीं होता था, दुर्गीकृत नहीं होता था। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की बसावट इस प्रकार से होती थी। दो भागों में बटा होता था। एक होता था, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक होता था पश्चिमी टीला, ये है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अगर हम देखें तो इतने क्षेत्रों की अगर बात करें तो ये हो गया पश्चिमी क्षेत्र इसका, और इस क्षेत्र का ये हो गया पूर्वी क्षेत्र। अब इन दोनों में एक टीला इधर होता था और एक टीला इधर होता था। हम मान लेते हैं कि ये एक क्षेत्र है, हड़प्पा नामक स्थल है, और ये इतना बड़ा स्थल है, और इस स्थल का ये पूर्वी क्षेत्र है, ये पूर्वी क्षेत्र है, और ये है पश्चिमी क्षेत्र। अब यहाँ पे नगरों की बसावट इस प्रकार से होगी कि जो पश्चिमी टीला होगा, जो पश्चिमी टीला होगा, पश्चिमी टीला अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पे स्थित होगा। ये है पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला ये होगा अधिक ऊंचाई पे स्थित। पश्चिमी टीला होगा अधिक ऊंचाई पे स्थित अपेक्षाकृत पूर्वी टीला के। ये है आपका एक क्षेत्र हड़प्पा। अब इसके बाद हम पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पे जो टीला स्थित होता था वो कम ऊंचाई पे होता था, ये अधिक ऊंचाई पे और छोटा होता था। ये कम ऊंचाई पे बड़ा होता था, ये कम ऊंचाई पे स्थित है, और ये है पूर्वी टीला, पूर्वी टीला है। ये पूर्वी टीला है, कम ऊंचाई पे स्थित है लेकिन बड़ा है। पश्चिमी टीला है, ये अधिक ऊंचाई पे स्थित है लेकिन छोटा है। इसके बाद जो अगली विशेषता हम लोग इस स्थल यहाँ पे नगर नियोजन की देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि आमतौर पे जो ये क्षेत्र है, ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, एक रक्षा प्राचीर से घेर दिया जाता था। इसको दुर्गीकृत कर दिया जाता था या दीवार से घेर दिया जाता था रक्षा के दृष्टिकोण से, तो ये हो जाता था दुर्गीकृत। तो ये जो पश्चिमी टीला है छोटा होता था आकार में और अधिक ऊंचाई पे स्थित होता था ये आमतौर पे दुर्गीकृत, दुर्गीकृत होता था आमतौर पे। यह टीला ये दुर्गीकृत है, जबकि ये टीला पूर्वी टीला जो कि बड़ा है और नीचे स्थित है ये दुर्गीकृत नहीं होता था।
तो जो पश्चिमी टीला है, इस पश्चिमी टीले में कुलीन वर्ग के लोग रहते थे, पुरोहित टाइप के लोग रहते थे। कुलीन व पुरोहित या उच्च वर्ग के लोग यहां पे रहते थे, जबकि यहां पे निवास करते थे निम्न वर्ग के लोग। निम्न वर्ग, इसके बाद यहाँ पे निवास करते थे कृषक, मजदूर, कलाकार, बढ़ई आदि, ये सब यहाँ पे पूर्वी टीले में निवास करते थे। ये नीचे होता था, अधिक होता था। पूर्वी टीले में निवास करने वाले लोग अधिक होते थे, ये बड़ा होता था। पूर्वी टीले में निवास करने वाले लोग निम्न वर्ग के लोग होते थे या मध्यम वर्ग के लोग होते थे। तो इनकी रक्षा के लिए दुर्ग का निर्माण नहीं कराया जाता था या रक्षा प्राचीर का निर्माण नहीं किया जाता था। जबकि पश्चिमी टीले में पुरोहित या उच्च वर्ग के लोग रहते थे, तो कम लोग रहते थे, इसलिए यह टीला छोटा होता था आकार में, लेकिन ऊंचाई पे स्थित होता था। दृष्टि से ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से और इन लोगों की सुरक्षा के लिए ये टीला दुर्गीकृत होता था। ये था सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में नगरों की बसावट। इसके बाद जो अपवाद स्वरूप एक स्थल है कालीबंगा, यहाँ से दुर्ग के अलावा नगर क्षेत्र भी चार दीवारी से घिरा हुआ था। तो कालीबंगा की अगर हम लोग बात करें, ये मान लेते हैं कि ये है क्षेत्र कालीबंगा, ये अपवाद स्वरूप क्षेत्र है, ये कालीबंगा है। ये हम बात कर रहे हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा ये है, इस सामान्यतः हड़प्पा सभ्यता दो नगरों में विभाजित होता था, दो टीलों में विभाजित होता था। नगर दो भागों में विभाजित होता था या दो टीलों में विभाजित होता था। तो इस शब्द का, इस वाक्य का अपवाद कालीबंगा निकल के सामने आता है। तो कालीबंगा का बसावट इस प्रकार है कि यहाँ पे दोनों टीले अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। यहां पे दोनों टीले जो ऊंचाई पे स्थित है, पूर्वी टीला जो नीचे स्थित है, पश्चिमी टीला, दोनों टीले यहाँ पे दुर्गीकृत है। तो यहाँ पे पश्चिमी टीला है, यहाँ पे देखें हम तो पश्चिमी टीला है जो कि ऊंचाई पे है, और ये है पूर्वी टीला, बड़ा है लेकिन नीचे स्थित है। बड़ा है लेकिन नीचे स्थित है, यह है पूर्वी टीला। हम बात कर रहे हैं कालीबंगा के संदर्भ में। हमने यहाँ पे देखा कि सिर्फ पश्चिमी टीला दुर्गीकृत है, लेकिन कालीबंगा में अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे दोनों टीला दुर्गीकृत होता था। दोनों टीला के चारों ओर दीवार बना के, रक्षा प्राचीर बना के इसको सुरक्षित किया जाता था। इस प्रकार से अगर हम देखें तो देखते हैं कि जिस तरह से पश्चिमी टीला दुर्गीकृत हो रहा है अन्य क्षेत्रों में, उसी तरह से पूर्वी टीला भी और पश्चिमी टीला भी दुर्गीकृत हो रहा है कालीबंगा में। तो हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक वहां पे समानताएं रही होंगी। जो निम्न वर्ग के लोग हैं और उच्च वर्ग के लोग, दोनों के सुरक्षा को समझा जाता रहा होगा, इसलिए यहाँ पे दोनों टीलों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से दुर्गीकृत किया गया था और रक्षा प्राचीर बना के सुरक्षित रखा गया था। इसके बाद जो अगला अपवाद है वो है लोथल। लोथल के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि लोथल व सुरकोतड़ा जो है, इनमें से दोनों टीला एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। लोथल और सुरकोतड़ा के बारे में अगर हम बात करें
अगला अपवाद जो हम लोगों का है वो है लोथल और सुरकोतडा। लोथल और सुरकोतडा के बारे में बात कर रहे हैं हम, जो कि है इस नगर नियोजन के संदर्भ में अपवाद स्वरूप। लोथल व सुरकोटदा में जो हुआ है वो कि इन दोनों क्षेत्र में, इन दोनों नगर में, इन दोनों पुरा स्थल में ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि दोनों टीले, पूर्वी टीले और पश्चिमी टीले, दोनों टीले एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। यह है यहाँ का विशेषता। जो पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों हैं, दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे होने का साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होता है? तो लोथल और सुरकोतडा से हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे कुछ इस तरह से बसावट होती थी। अगर लोथल या सुरकोतडा की बात करें तो यहाँ की बसावट ये हो गया लोथल और सुरकोतडा, या लोथल या सुरकोतडा। तो यहाँ पे जो पूर्वी टीला है, जो पश्चिमी टीला है वो है छोटा अपेक्षाकृत ऊपर, और जो पूर्वी टीला है वो बड़ा है और नीचे है। तो यहाँ पे जो अन्य पुरास्थल प्राप्त हुए हैं कालीबंगा को छोड़कर, जो पूर्वी टीला है, जो पश्चिमी टीला है ऊपर अवस्थित है, यह टीला दुर्गीकृत होता था और पूर्वी टीला दुर्गीकृत नहीं होता था। हमने देखा है यहाँ पे जो कालीबंगा से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, दोनों टीला घिरे होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन अलग अलग रक्षा प्राचीर से। ये लोथल और सुरकोतडा इस प्रकार से अपवाद हैं कि ये दोनों टीला एक ही रक्षा प्राचीर से इस प्रकार से घिरे गए हैं। तो ये है लोथल का नगर, लोथल और सुरकोतडा का नगरीय बसावट। ये था कुछ अपवाद। दोनों क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे होते हैं। अब अगला अपवाद जो है वो है चन्हुदड़ों। चन्हुदड़ों की बात करें तो चन्हुदड़ों में, जो चन्हुदड़ों है अगला अपवाद के रूप में चन्हुदड़ों, चन्हुदड़ों यहां से दोनों टीले अदुर्गीकृत हैं। जो चन्हुदड़ों है, चन्हुदड़ों से हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे दोनों टीले खाली हैं, किसी भी टीले के चारों तरफ दीवार या दुर्ग का निर्माण नहीं किया गया है। तो यहाँ पे अगर ये चन्हुदड़ों मान लेते हैं हम, ये है चन्हुदड़ों एक एरिया है, और यहाँ पे जो पश्चिमी टीला है और ये है पूर्वी टीला। तो ये दोनों क्षेत्र का जो दुर्गीकृत होना था ये नहीं हुआ है। तो ये चन्हुदड़ों दोनों टीले अदुर्गीकृत हैं। ये है चन्हुदड़ों की विशेषता। तो दोनों टीले अदुर्गीकृत होने का साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होता है? तो वो होता है चन्हुदड़ों से। इसके अलावा अगर दोनों टीले एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे होने के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं? तो वो होते हैं लोथल से और सुरकोतडा से। ये थे
इसके बाद नगरों का आकार जो होता था सिंधु घाटी सभ्यता में, ये आयताकार होता था और वर्गाकार। आमतौर पे यहाँ के नगर जो होते थे वो वर्गाकार होते थे। यहाँ के नगरों के आकार की बात करें तो आमतौर पे सामान्यतः यहाँ के नगर नगरों का आकार नगरों के आकार की बात करें तो यहाँ पे नगरों का आकार जो होता था वर्गाकार भी होता था और आयताकार भी होता था। वर्गाकार या आयताकार होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का आकार कैसा होता था? तो यहाँ पे वर्गाकार और आयताकार होता था, लेकिन आमतौर पे वर्गाकार ही होता था। आमतौर पे वर्गाकार ही होता था। अपवाद स्वरूप धौलावीरा में हमें नगर का आकार जो है वो आयताकार देखने को मिलता है। बाकी सभी जगहों पे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का आकार वर्गाकार देखने को मिलता है। उसके बाद अगर यहाँ पे सड़कों की बात करें तो सड़कें यहाँ की एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई देखने को मिलती हैं। तो यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये इस प्रकार से एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस प्रकार से यहाँ की सड़कें हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता की। इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इसके अलावा इन सड़कों से छोटी छोटी गलियां निकली होती थी। ये मुख्य सड़क होते थे। मुख्य सड़क से छोटी छोटी गलियां निकली होती थी। ये इस प्रकार से गलियों को देखा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के सड़कों के बसावट में। और ये जो गलियां होती थी, इन्हीं गलियों के बीच में इस तरह से घरों का बनावट होता था। यहाँ पे इस प्रकार से घर बनाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में कि जो यहाँ के अगर घर हैं, मकान हैं, तो यहाँ के मकानों का दरवाजा मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों की ओर खुलता था। मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों की तरफ इनका दरवाजा खुलता था। तो ये था यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। और यहाँ के जो मकान हैं, इन मकानों का दरवाजा मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों की ओर खुला करता था। मोहनजोदड़ो के मुख्य सड़क को राजपथ कहा गया है, जिसकी चौड़ाई 10 मीटर बताई गई है। मोहनजोदड़ो से एक जो मुख्य सड़क है, अगर इसको हम मोहनजोदड़ो मान लेते हैं तो इसका जो मुख्य सड़क है इसको राजपथ नाम दिया गया है। राजपथ नाम दिया गया है। इसकी चौड़ाई है वो है 10 मीटर के आसपास। 10 मीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है। ये मोहनजोदड़ो में यहाँ की मुख्य सड़क की, और इस मुख्य सड़क को राजपथ कहा गया है। इसके बाद गलियों के सड़क की चौड़ाई 1.8 मीटर होती थी और अन्य जगह के मुख्य सड़क की चौड़ाई 2.75 होती थी। अन्य जगह का जो मुख्य सड़क है, आमतौर पे मुख्य सड़क की चौड़ाई जो होती थी वो होती थी 2.75 से 3.66 मीटर तक। इतनी चौड़ी सड़कें होती थी मुख्य सड़कें। 2.75 से 3.66 मीटर तक चौड़ी होती थी और गलियों की चौड़ाई जो होती थी 1.8 मीटर।
गली की चौड़ाई 1.8 मीटर होती थी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के सड़कों के बारे में बात हो रही है। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी और जो मोहनजोदड़ो से यहाँ पे एक सड़क प्राप्त हुई है जिसकी लंबाई सर्वाधिक चौड़ी है, वो 10 मीटर चौड़ी बताई गई है। और इस सड़क का नाम रखा गया है, जो मुख्य सड़क है वहां पे, उस सड़क का नाम रखा गया है राजपथ। उसके बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता में अन्य स्थल हैं, अन्य नगर है, वहां पे जो सड़कों की चौड़ाई है, जो मुख्य सड़क की चौड़ाई है वो 2.75 से 3.66 मीटर चौड़ी मिलती है और गलियों की चौड़ाई 1.8 मीटर चौड़ी देखने को मिलती है। और अगला जो तथ्य है कि नगरों का आकार जो होता था वर्गाकार होता था और कहीं कहीं या धौलावीरा में देखने को मिला है आयताकार, और आमतौर पे वर्गाकार ही होता था। ये आमतौर पे या सामान्यतः वर्गाकार ही होता था, लेकिन धौलावीरा अपवाद के रूप में हम देखते हैं कि यहाँ से जो नगरों का बसावट है वो आयताकार रूप में देखने को मिला है। उसके बाद जो हम लोगों का अगला तथ्य है, जो अगला बिंदु है, वो नगरों की बसावट ग्रिड प्रणाली पे या जाल प्रणाली की भांति बनाई गई थी। तो अब नगरों की बसावट की प्रणाली की बात करें हम, तो किस प्रकार से नगरों का बसावट हुआ करता था वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता में। नगरों का निर्माण ग्रिड अथवा जाल पद्धति पर किया गया था। इस प्रकार नगरों का बसावट था यहाँ पे कि ऐसा लगता था कि मानो एक जाल की भांति हो, जाल की भांति यहाँ पे नगरों की बसावट की गई थी। क्योंकि सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी। ये मुख्य सड़क हो गई, ये मुख्य सड़क हो गई, मुख्य सड़क हो गई, और ये यहाँ पे संपूर्ण पर काट रही है एक दूसरे को। इसके बाद यहाँ से गलियां निकली होती थी, सड़कों से गलियां होती थी, ये हो गई गलियां या सहायक सड़क हो गया, ये सहायक सड़कें, ये इस प्रकार से होते थे। सहायक सड़कें इसमें से निकले होते थे और इन्हीं के बीच में मकान बनाए गए होते थे, गलियों के बीच में ही। इस प्रकार से यहाँ मकान हो गया, यहाँ मकान हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ इस प्रकार से मकान का बसावट किया गया था। इस प्रकार से मकान का बसावट किया गया था। अगर हम यहां से इसको अगर ले लें तो अगर हम देखें तो ये हो गया मुख्य सड़क, ये हो गई गली, ये हो गया फिर मुख्य सड़क। अगर हम यहाँ से इसको लेते हैं तो ये मुख्य सड़क हो गया। यहाँ पे जो मकान का बसावट होगा, ये इसका दरवाजा यहाँ पे खुलेगा, गली की ओर दरवाजा खुलेगा या सहायक सड़क की ओर खुलेगा, ये मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलेगा। मुख्य सड़क की ओर इसका जो दरवाजा है वो नहीं खुलेगा, वो खुलेगा गलियों की तरफ। तो यहाँ पे जो मकानें होती थी, मकानों के दरवाजे
मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों की ओर खुलते थे। तो यहाँ पे जो मकान का बसावट इस प्रकार से होता था कि जो सहायक सड़क है उनकी तरफ इनके दरवाजे खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर इनके दरवाजे नहीं खुलते थे। हो सकता है सुरक्षा की दृष्टि से या घर में जो आंतरिक कुछ अगर कोई क्रियाकलाप है तो वो सार्वजनिक न होने पाए, इस दृष्टिकोण से इनका जो दरवाजा था वो गलियों की ओर खुलता था। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं बल्कि गलियों की तरफ खोले गए थे। अपवाद के तौर पे लोथल की बात करें अगर, यहाँ पे अपवाद है लोथल। अपवाद के रूप में हम लोथल की बात करते हैं। लोथल के मकानों के दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे, न कि गलियों की ओर। अगर हम आमतौर पे या सामान्यतः की बात करें तो यहाँ पे जो मकान बनाए जाते थे, इन मकानों के जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों की ओर खुला करते थे। लेकिन वहीं अगर हम लोथल की बात करें तो इस संदर्भ में लोथल एक अपवाद निकलकर सामने आता है। यहाँ पे जो यहाँ की मकानें बनाई गई थी, इन मकानों के जो दरवाजे हैं वो गलियों की ओर न खुलकर ये मुख्य सड़कों की तरफ खुलते थे। इस प्रकार से लोथल एक अपवाद स्वरूप सामने निकल के आता है। तो ये था यहाँ के मकान, और मकान इस प्रकार से होते थे कि ये अगर मकान है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये मुख्य सड़क है, तो यहाँ पे इसका दरवाजा नहीं खुलेगा और ये है गली, यहाँ पे इसका दरवाजा खुलेगा। तो यहाँ पे दरवाजा नहीं होने की वजह से यहाँ पे एक दीवार खड़ी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो यहाँ के घरों का बसावट होता था, यहाँ पे एक दीवार खड़ी हो जाती थी, खड़ी कर देते थे ताकि कोई डायरेक्ट अंदर ना देख पाए या अंदर ना प्रवेश कर पाए। जो इस घर के सदस्य होते थे घर में प्रवेश इस प्रकार से करते थे या इस प्रकार से करते थे, और सीधे अगर दरवाजा खुला है तो कोई अंदर की चीजें देख न पाए, इसलिए इस लिहाज से यहाँ पे एक दरवाजा खड़ा कर, एक दीवार खड़ा कर दिया जाता था। इस दीवार के यहाँ पे आंगन होता था, आंगन में ही कुआं होता था। हर घर में कुआं, हर घर में आंगन होता था यहाँ पे, और इसी आंगन के चारों तरफ कमरे होते थे। इस प्रकार से यहाँ के घरों की बसावट थी। यहाँ पे एक दीवार खड़ा कर दिया जाता था दरवाजा नहीं होने की स्थिति में। इस तरफ से प्रवेश करने का जो रास्ता था ये इस तरफ से और इस तरफ से होता था। दीवार के तुरंत बाद यहाँ पे आंगन होता था। इसके बाद यहाँ पे या किसी भी कोने पे एक कुआं होता था, और इस तरह से आंगन की चारों तरफ ये कमरे बने होते थे। और यहीं से इसी कमरे से एक सीढ़ी लगी होती थी। सीढ़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो हम इस सीढ़ी के आधार पर कह पाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकान थे वह एक मंजिला के अलावा द्विमंजिले मकान भी प्राप्त होते हैं। जहां पे इस प्रकार से सीढ़ी देखने को मिली होगी वहां पे यह अनुमान लगाया गया होगा कि यहाँ पे एक मंजिले के अलावा अगला मंजिला भी बनाया गया होगा, इसलिए यहाँ पे सीढ़ी बनाए गए थे। तो इस प्रकार से था यहाँ के मकान, यहाँ के घरों की बसावट। मुख्य सड़क पर अधिकतर लोग चलेंगे। यहाँ पे घरों में आंगन होते थे और आंगन के चारों ओर रूम होता था और प्रत्येक घर में कुआं होता था। ये हमने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद कमरों में सीढ़ियां भी मिलती हैं।
अर्थात 2 मंजिले मकान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कालीबंगा एकमात्र स्थल है जहां के घरों में आंगन पकी ईंटों के बने हैं। तो कालीबंगा एक ऐसा स्थल है, कालीबंगा एक ऐसा स्थल है यहाँ के जो आंगन हैं, घरों के आंगन पकी ईंटों से बने हैं, पकी ईंटों के बने हैं। कालीबंगा के घरों के आंगन जो है वो पकी ईंटों के बनाए गए हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। और अगर हम ये हमारे नोट्स से था, अगर ये महेश कुमार बड़वाल की पुस्तक में देखें तो नगर नियोजन के संदर्भ में, नगर योजना के संदर्भ में इस प्रकार से देखने को मिलता है कि हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे। ये है सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, ये सब इसमें दिया गया है, ये सब हमने देख लिया। घरों का निर्माण सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप से किया गया था। तो सड़कों के किनारे इस तरह से घरों का निर्माण किया गया था। दरवाजे गलियों या सहायक सड़कों की ओर खुलते थे, ये हमने बात कर लिया। भवन 2 मंजिले होते थे। सीढ़ी हमने देखा, इसलिए हमने अंदाजा लगाया कि यहाँ पे 2 मंजिले मकान होते थे। घरों में कई कमरे, रसोई घर, स्नानागार, बीच में आंगन आदि की व्यवस्था देखने को हमें मिलती है, इसकी बात हमने कर ली। मोहनजोदड़ो में एक अन्नागार मिला है जो इतना बड़ा है, ये देखा। हड़प्पा के दुर्ग में 6 अन्नागार मिले हैं जो ईंट के बने चबूतरों पर 2 पंक्तियों में खड़े हैं। यह है मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। तो यहाँ पे जल निकास प्रणाली की अगर बात करें तो यहाँ पे जल निकास प्रणाली इस प्रकार से थी कि जल निकास प्रणाली के संदर्भ में यहाँ पे नालियां बनाई गई होती थी, जो सहायक नालियां होती थी। सहायक नालियां जाके फिर एक मुख्य नाली में जाके मिलती थी, और ये मुख्य नाली कहीं और जाके यहाँ के गंदे पानी को निकाल देता रहा होगा। इसके बाद कालीबंगा के अनेक घरों में कुएं पाए गए हैं, हमने ये देख लिया। ये महेश कुमार बड़वाल की पुस्तक में इस प्रकार से देखने को मिलता है। इसके बाद जो हमारा एस.के. पांडे की पुस्तक है, अगर हम इसमें नगर नियोजन की बात करें तो इसमें नगर नियोजन इस प्रकार से है। नगर नियोजन यहाँ पे जो एस.के. पांडे की पुस्तक है, हड़प्पा के नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे, ये वही है। हमने देखा कि जो हम देख रहे हैं सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, वही बात है। प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, वही बात है, हम लोगों ने देख लिया। पश्चिमी टीले अपेक्षाकृत ऊंचे किंतु छोटे होते थे, इन टीलों पर किले अथवा दुर्ग स्थित थे, सही है, देखा हमने। पूर्वी टीले पर नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, यह टीला अपेक्षाकृत बड़ा था। इसमें सामान्यतः नागरिक, व्यापारी, शिल्पकारी, कारीगर और श्रमिक रहते थे, इस बात की चर्चा हमने कर ली। दुर्ग के अंदर मुख्यतः महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सार्वजनिक भवन तथा अन्नागार स्थित थे, हो गया। पश्चिमी टीला एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता था, ये भी हमने देखा। पश्चिमी टीला एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। लोथर, सुतकोतरा में अलग अलग 2 टीले मिले हैं, ये अपवाद स्वरूप हमने देख लिया। प्रत्येक नगर में कई सेक्टर या टीले, ऊंची दीवार खड़े होते थे, ये सारी चीजें हमने देख ली। लोथल अपवाद हमने देख लिया। खिड़कियां भी मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे लोथल में। घरों के दरवाजे, खिड़कियां मुख्य सड़क में न खुलकर गलियों की तरफ खुलते थे, ये हमने देखा अभी, और इसमें अपवाद के स्वरूप में हमने लोथल को देख लिया। घरों का पानी बाहर सड़कों तक आता था, यहाँ इनके मोरियां या नाली बनी हुई होती थी। ये मोरियां ईंटों और पत्थर की सीढ़ियों से ढकी रहती थी। ये सारी चीजें हमने देख लिया। सब के सब चीजें, कोई भी पुस्तक, चाहे दृष्टि की, महेश कुमार बड़वाल की, एस.के. पांडे की, मनोहर पांडे की पुस्तक अगर हम देखेंगे तो शब्दों का हेर फेर हो सकता है, लेकिन बाकी सब चीजें वही हैं जो यहाँ पे बताई गई हैं। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन भी होता है कंप्लीट।
तो अब हम अगले वीडियो में लेके आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन।